हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो उसका आधा भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे पेत्रोग्राद में फरवरी क्रांति। सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेत्रोग्राद की हालत बहुत ख़राब थी। ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थीं। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी, ड्यूमा सांसद को कहा जाता था, वह भी इसी तरफ था। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। उस साल ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ी थी। भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जार यानी वहाँ के राजा को कहा जाता था। वहाँ राजतंत्र था उस समय। जार द्वारा ड्यूमा को भंग कर दिया जाए, यानी राजा द्वारा संसद को भंग कर दिया जाए, यही कोशिश की जा रही थी और उसका विरोध कर रहे थे। अब है 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी कर दी गई थी और अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया था। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व महिलाएं कर रही थी और इसे ही बाद में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो बच्चों, हम लोग बहुत संक्षेप में पढ़ेंगे, नहीं तो ये बहुत विस्तार करने से एक दिन में पूरा नहीं होगा। तो आगे हम लोग फिर देखते हैं खूनी रविवार। 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को यानी संसद को बर्खास्त कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग यानी बहुत सारे लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया। सैनिकों की टुकड़ियों की प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने से सिपाहियों ने इनकार कर दिया। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैठक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ सिपाही भी आकर मिल गए। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा यानी सांसद की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेत्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। उसके बाद है फरवरी
फरवरी के बाद क्या हुआ? अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। उदारवादी, रेडिकल और 3 हम लोग पढ़ चुके हैं, याद है ना? हाँ, तो अब पीछे हम लोग नहीं जाएंगे फिर से। अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। जनसभा यानी जनता सभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का तारीख और तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गई थी। सोवियतें यानी परिषद, ऊपर पढ़ चुके हैं। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन, इनका हिस्ट्री में बहुत नाम है, इकोनॉमिक्स में भी लेनिन के बारे में बहुत जगह हम लोग पढ़ेंगे। व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। तो आप लोग को पता है 1914 में क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध से ही लेनिन युद्ध नहीं चाहते थे, वो युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले कर दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। 3 मांगों को लेनिन की इन्हीं 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता है बच्चों कि अप्रैल थीसिस क्या है? तो अप्रैल थीसिस है, लेनिन ने 3 मांगे रखी थी। पहला, युद्ध समाप्त कर दिया जाए और सारी जमीन किसानों के हवाले कर दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये 3 मांगे अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है, जिसे लेनिन ने लिखा था। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अब रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, इसलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अक्टूबर 1917 की क्रांति। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी
को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर कब्जा करने के लिए लियान ट्राट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए और उसी दिन अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से, नेवा नदी का नाम है, नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक संगठनों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावत होने लगी। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई, खास तौर से मॉस्को में। लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। इसके बाद अक्टूबर के बाद क्या हुआ? अक्टूबर क्रांति के बाद क्या हुआ? बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था, क्योंकि लेनिन ने अपने थीसिस में लिख चुका था, वो चाहता था कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाए, बंद कर दिया जाए। दूसरा, किसानों की ज़मीन किसानों को लौटा दी जानी चाहिए। और तीसरा उसका था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। तो उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया था। किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई थी। इसके बाद क्या हुआ देखिए, जब युद्ध समाप्त हुआ, जमीन किसानों को लौटा दी गई और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद गृह युद्ध छिड़ गई। जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज़्यादातर सिपाही किसान थे। वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। ज़्यादातर किसान क्या थे? सिपाही जो बने थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को, किसानों को, गांव से नवयुवकों को उठाकर सेना में भर्ती कर दिया गया था। लेकिन जब युद्ध समाप्त हो गया, किसानों की ज़मीन लौटा दी जाने लगी, तो किसान फिर से अपने गांव लौटना चाहते थे और वो नौकरी छोड़कर फिर से अपने गांव चले आए। अब है समाजवादी समाज का निर्माण। तो समाजवाद का मतलब क्या होता है?
बता चुके हैं। समाजवाद का मतलब होता है सभी का बराबर का हक। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। सामूहिकता का मतलब था जमीनों पर सभी का समान अधिकार और सभी जमीनों पर को मिलाकर खेती की जाने लगी थी। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अफसर इस बात के हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पर वे पाँच साल के भीतर लक्ष्य तय कर देते थे। 5 साल के लिए उन्होंने लक्ष्य तय कर दिया। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू कर दी। पहली 2 योजनाओं के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी और फ्रांस क्रांति के समय ही कारखानों का और औद्योगिक विकास हुआ था। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगी। 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयले और स्टील के उत्पादन में 100% वृद्धि हुई। नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए, मगर तेज निर्माण के दबाव में कार्य स्थितियां खराब होने लगी। मैग्नीटोस शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। इस दौरान मजदूरों की बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी, जिसका नतीजा हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रुका। रिहायशी क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग 4थी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़कर जाते थे। कर्मचारियों के लिए अलग बस्ती बसाई गई थी, जहाँ पे लोग फ्लैट नुमा ही था, जहाँ पे लोगों के लिए उस फ्लैट के अंदर शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। सार्वजनिक शौचालय था, जहाँ लोगों को ठंड के दिनों में भी अपने घर से बाहर निकल के जाना पड़ता था। उसके बाद है स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआती दौर खेती के सामूहिकीकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। सामूहिकीकरण का मतलब है सभी खेतों को मिलाकर उस पे खेती की जाने लगी थी, जिस पर सभी किसानों का अधिकार था। 1927-28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। उससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। सरकार पहले ही अनाजों की कीमतें तय कर दी थी, लेकिन किसान अपने अनाज
उस तय कीमत पर बेचना नहीं चाहते थे। लेनिन के बाद पार्टी का कमान संभाल रहे थे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं और उन्हें लग रहा था कि अब कालाबाजारी की शुरुआत होने वाली है। किसान अपने अनाज को गोदामों में रखे हुए हैं और कम कीमत पर बेचना नहीं चाह रहे हैं। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना अब जरूरी हो गया था। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। रूस में किसानों को कुलक कहा जाता था। इसके बाद ही अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकीकरण का फैसला ले लिया गया, यानी सभी खेतों को मिला दिया गया। सभी किसान से ज़मीन को लेकर उस पर सामूहिक खेती की जाने लगी। सामूहिक खेतों को कोलखोज भी कहा जाता था और इसकी शुरुआत हुई 1929 से। सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930 और 1933 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। यानी कि सामूहिकीकरण के बावजूद भी उपज में कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि और भी उपज कम हुई और जिसका परिणाम हुआ अकाल पड़ा और 40 लाख से ज़्यादा लोग भूखमरी के कारण मारे गए। अब है रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। बोल्शेविकों ने जिस सत्ता पर कब्जा किया था और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी। लेकिन मेहनतकशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कम्युनिस्ट में हिस्सा लिया था। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, और दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1939 में। प्रथम कब हुआ था? 1914 में। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी। लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग यह समझने लगे थे
कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। तो बच्चों, पाठ खत्म हो गया और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इसको समझे होंगे और अपने से भी किताब तो अब तक आप लोग को मिल चुका होगा और नहीं तो कल तो किताब मिलने ही वाला है स्कूल में। किताब खरीदिए जल्दी से जल्दी और पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू कीजिए। इसके बाद मैं आप लोगों को आंसर लिखाऊंगी। आज यहीं तक रखती हूँ, लेकिन पाठ को अपने से भी 2 बार 3 बार पढ़ना है, तभी समझ में आएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू बच्चों।